वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर सेकंड बेसिक टर्म्स या अकाउंटिंग टर्म्स हम कह सकते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें मोस्टली जो मेजर टर्म्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ छोटी मोटी 5-7 टर्म और बची हैं, उनको आज हम डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आइए बची हुई टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हम लेंगे इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट को हम कहते हैं घटना, हिंदी में घटना। सिंपल सा है इवेंट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस पॉइंट, क्योंकि अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं, अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं बिजनेस की, तो यहां पे किसी भी चीज को, किसी भी टर्म को हम समझेंगे अकाउंटिंग और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। आपने हो सकता है इन वर्ड को पहले भी पढ़ रखा हो, उसका मीनिंग कुछ और सीख रखा हो, लेकिन यहां अकाउंटिंग और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। तो इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट को घटना कहते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम बिजनेस की बात करते हैं और बिजनेस में हम बहुत से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बहुत से लेन देन हम करते हैं, गुड्स को परचेज करना, गुड्स को सोल्ड करना, किसी से अमाउंट रिसीव करना, किसी को अमाउंट पे करना, कोई एक्सपेंस करना, कोई इनकम अर्न करना, तो ये बहुत से ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। तो इवेंट का मतलब क्या है? सिंपल सा अगर हम समझे, रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इवेंट। किसी भी लेन देन का जो परिणाम होता है उसको घटना कहते हैं। जैसे आपने किसी को सामान दे दिया, लेन देन हुआ, जिसको हम सेल करना कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। किसी को सामान देगा बिजनेसमैन, तो उसका मतलब क्या कर रहा है? क्योंकि वो सामान लेकर आता है और किसी को देता है, यानी खरीद के लेकर आता है और बेचता है। तो किसी को भी उसने सामान दिया तो वो बेचना हो गया, उसको हम सेल्स कह देंगे। भाई ये सेल्स की इवेंट हो गई, घटना हो गई, सामान चला गया। तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। कोई भी आपने लेन देन किया, उससे बिजनेस पे जो इफेक्ट हुआ, उसका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का जो इफेक्ट हुआ, वो आपके बिजनेस के लिए एक इवेंट हो गया। सामान खरीदना, सामान बेचना, पैसे लेना, पैसे देना, सामान चोरी हो जाना, ये भी एक है। भले ही आपने वो जानबूझ के नहीं किया, लेकिन उसको भी हम इवेंट में लेते हैं। उसका रिजल्ट तो आया ना, आपका नुकसान हो गया। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, उसके रिजल्ट को हम इवेंट कहते हैं। तो एक छोटी सी टर्म है, अपनी बुक से पढ़ लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, कॉस्ट। एक छोटी सी टर्म हम लेते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट को हम कहते हैं हिंदी में लागत। देखिए, टेक्निकल वर्ड है अकाउंटिंग के, इनको समझ लेना है, और ऐसा कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। ये आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, अपने आसपास एग्जाम्पल में देख भी सकते हो। कॉस्ट का मतलब क्या है? सिंपल से सिंपल वर्ड में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी कहा कि बोर्ड पे यहां मेरा पर्पस खाली आपको चीजों को इजी वे में समझाना है, आप उसका बेसिक मीनिंग समझ पाओ कि ये वर्ड अब आगे हम पढ़ेंगे तो उसका बेसिक मीनिंग आपके माइंड में क्लियर हो। बाकी आप अपनी बुक से उस टर्म को पढ़ोगे और लिखोगे, वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? ये वर्ड आपने सुना भी होगा। बिजनेस में हम बहुत से ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस में बहुत सी एक्टिविटी होती है। देखिए, सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं, टोटल एक्सपेंस ऑन एनी आइटम और एनी एक्टिविटी। कोई भी आइटम है या कोई एक्टिविटी है, कोई काम करना, क्रिया करना, या किसी आइटम की हम बात कर लें, उससे रिलेटेड टोटल एक्सपेंस, कुल खर्चा जिसको कहते हैं, सारा खर्चा, वो उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट मींस, और सिंपल वर्ड में ले लो, टोटल एक्सपेंस। किसी भी चीज से जुड़ा हुआ उसका टोटल एक्सपेंस है, वो कॉस्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल ले ले। किसी ने, बिजनेस वाले ने एक बिल्डिंग तैयार करवाई, एक बिल्डिंग बनवाई। तो बिल्डिंग बनाना
एक आइटम उसका तैयार हो गया, बिल्डिंग, जिसको हम एसेट्स के नाम से दिखाते हैं या लिखते हैं, तो उसकी एक एसेट्स तैयार हो गई, बिल्डिंग, एक आइटम ही लगा लो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिल्डिंग बनाने में उसने कई तरह के एक्सपेंस किए, सीमेंट का खर्चा अलग हुआ, ब्रिक्स का अलग हुआ, उसमें आयरन भी लगा होगा, वेजेस मजदूरी भी लगी होगी, ये कई तरह के एक्सपेंस हो गए। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो बोला भाई कितना इस पे पैसा लगा है। उसने कहा भाई सारा मिला के 20 लाख रुपया खर्चा है। अब 20 लाख में कई तरह के खर्चे हैं, तो वो 20 लाख बता रहा है, वो सारे खर्चे मिला के बता रहा है। वो 20 लाख उसकी क्या बोली जाएगी, कॉस्ट। तो कोई भी आइटम है उससे रिलेटेड जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं उन सबको हम एक साथ जोड़ देते हैं। अब बिल्डिंग एक आइटम है हमारे लिए, एक एसेट्स है, अब वो बनाई आपने, अब उससे रिलेटेड आपने 10 तरह के एक्सपेंस किए, 15 तरह के एक्सपेंस किए, सबको अलग अलग थोड़ी ना लिखेंगे। बिल्डिंग के नाम से सारा जितना भी पैसा खर्च हुआ वो हम इकट्ठा दिखा देंगे, उसको हम बिल्डिंग की क्या बोलेंगे, कॉस्ट। भाई बिल्डिंग बनाने में हमारी कॉस्ट इतने रुपए आई, या बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी है हमारी, या लागत जिसको हिंदी में कहते हैं। या फिर किसी एक्टिविटी की बात कर लो, कोई आपने काम किया, जैसे मार्कर है मेरे हाथ में, इस मार्कर को किसी कंपनी ने बनाया होगा, वो कंपनी जो ये मार्कर बना के बेच रही है वो उसका बिजनेस है। अब इसको बनाने में उसने बहुत सी एक्टिविटी की है, इसका पहले ये बॉडी तैयार हुई होगी, फिर इसके दूसरे पार्ट, इसके लिए इंक है, ठीक है, इस पे प्रिंटिंग का जो काम किया गया है, ये सारी अलग अलग एक्टिविटी हुई, फिर ये एक उसका प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो इसमें जो अलग अलग एक्टिविटी पे पैसा खर्च हुआ वो सारा मिला के इसका कॉस्ट हो गया। अब ये बोला जाएगा भाई कंपनी ने पेन कितने में तैयार किया, उसकी कॉस्ट कितनी आई, तो ये नहीं बताया जाएगा इतनी बॉडी की आई, इतना इसमें इंक का लगा, इसमें प्रिंटिंग का लगा, इसमें इतने सामान लगा, उसका टोटल भाई इसको बनाने में 15 रुपये खर्चा आया, तो 15 रुपया जो सभी एक्टिविटी का खर्चा है वो इसकी कॉस्ट बोली जाए। तो स्टूडेंट, कॉस्ट का मतलब टोटल एक्सपेंस ऑफ एनी आइटम, या टोटल एक्सपेंस ऑन एनी आइटम और एनी एक्टिविटी, किसी भी आइटम या एक्टिविटी का टोटल जो एक्सपेंस होता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। अगली टर्म लेते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का, बैड का मतलब तो बुरा होता है, डेब्ट का मतलब होता है ऋण, उधार पैसा। जो उधार पैसा बुरा हो जाए, बुरा कैसे होगा, इसको हिंदी में कहते हैं भाई डूबत ऋण। क्या कहते हैं, डूबत ऋण। उधार पैसा आपका बनता कब है भाई, उधार दो चीजें हैं जब डेट की बात करें। एक उधार पैसा हमने किसी का ले रखा है, या हमारे ऊपर किसी का पैसा बाकी है जो हमें देना है, वो भी उधार है। एक हमें किसी से लेना है, कोई बाकी है किसी की तरफ, वो भी उधार है। तो बुरा कौन सा होगा, हमें जो देना है वो तो बुरा कब होगा, वो तो देना ही है, ठीक है, वो तो बुरा हो नहीं सकता। जो हमें किसी से लेना है वो बुरा हो सकता है अगर वो पैसा देने से मना कर दे, या वो पैसा ना आए हमारा किसी कारण से। तो सबसे पहले समझिए हमारा पैसा उधार कैसे बनेगा। यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, डेटर्स, पीछे हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं भाई, एनी पर्सन और अदर बिजनेस, कोई भी व्यक्ति या दूसरा कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, दूसरा बिजनेस भी हो सकता है, जिसको आपने अपना गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया हुआ है, अपना सामान जिसको उधार में बेच रखा है, इसका मतलब वो पैसा आपको लेना है उससे, उधार है। उसने जो भी कमिटमेंट आपसे किया उधारी का, 15 दिन में दे दूंगा, 1 महीने में दे दूंगा, 2 महीने में दे दूंगा, तो वो पैसा आपका उधार पड़ा हुआ है। आपके मोहल्ले के जो दुकानदार है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उससे उधार सामान लेकर जाते होंगे और उससे कमिटमेंट कर लेते होंगे, प्रॉमिस कर लेते होंगे, वो उनका नाम अपने एक रजिस्टर में लिख लेता है, इतने रुपए का सामान इस तारीख को दे दिया और इसने इतने टाइम मांगा है, तो वो दुकानदार के लिए वो पैसा उधार है, दुकानदार के पास वो पैसा आना है, ठीक है।
वो तो जो डेटर से अमाउंट रिकवर होना है, रिसीव होना है, उस अमाउंट को हम डेट यहां पे ले रहे हैं इस टॉपिक के हिसाब से, इस टर्म के हिसाब से। अगर किसी कारण से डेटर से जो अमाउंट आना था वो ना आए, किसी भी रीजन से, तो वो अमाउंट क्या होगा हमारे लिए? बैड डेट। इसको हम समझ लेते हैं लिख के। एनी अमाउंट which is not received from the debtors due to any reason, ऐसा कोई भी अमाउंट जो डेटर से रिसीव नहीं हो पाता है, नहीं मिलता है, किसी भी कारण से, कोई भी रीजन हो सकता है। किसी को उधार सामान दिया था, उस कस्टमर की डेथ हो गई, ड्यू टू देयर डेथ, उसकी मृत्यु के कारण भी हो सकता है, उसकी डेथ हो गई। अब जिसको उधार सामान दिया था उसकी डेथ हो गई, उसका बिजनेस ही बंद हो गया, या कस्टमर था तो वो आदमी चला गया, वो पैसा तो आपका नहीं आया, कंफर्म हो गया वो पैसा नहीं मिलेगा, तो वो अमाउंट हमारा क्या होगा? बैड डेट्स। या फिर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन, कंगाल होना जिसको हम कह देते हैं। किसी को आपने उधार में सामान दिया था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास है ही नहीं कुछ पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में भी हो सकता है। तो कोई भी केस हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है कि आपके जो डेटर्स हैं ना, जिनकी तरफ आपका उधार पैसा है, आपने उनको सामान बेच रखा था, वो अमाउंट आपका अब रिसीव ना हो, कंफर्म हो जाए, तो उस अमाउंट को हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। ठीक है, एक छोटी सी टर्म आपको मिल जाएगी पढ़ने को, नेक्स्ट ले लेते हैं। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं दिवालिया। क्या होता है दिवालिया? बिजनेस लैंग्वेज में अगर इसको समझें, अगर एनी पर्सन और एनी बिजनेसमैन इज नॉट इन पोजिशन टू पे हिज डेब्ट्स, कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेसमैन इस पोजीशन में आ जाए कि वो अपने डेब्ट्स यानी कि ऋण को पे करने की पोजीशन में ना हो, इतना उसको लॉस हो जाए कि वो अपना उधारी पैसा देने की कंडीशन में ना रहे, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट, दिवालिया होना। सिंपल वे में कहते हैं कंगाल होना। और ऐसा कब होता है, कैसे पता चलता है? कहने से थोड़ी ना होगा, उसका एक प्रोसेस होता है। और इसका मीनिंग अगर हम समझें, चाहे किसी पर्सन की हम बात कर लें या किसी बिजनेस की हम बात कर लें, ये दो चीज़ें सबकी होती है। एसेट्स, एक पर्सन की बात कर लो, एक व्यक्ति की, उसके पास जो मकान है, जो दुकान है, जो गाड़ी है, जो ज़मीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो उसकी एसेट्स है। और जो अमाउंट उसको पे करना है किसी का भी, चाहे उधार ले रखा है, वो लाइबिलिटी है। अगर किसी भी बिजनेस या ऐसे बिजनेस में भी एसेट्स होती है और लाइबिलिटी होती है, जो आपको समझा दिया गया है। अगर किसी पर्सन की या बिजनेस की ऐसी कंडीशन हो जाए कि उसकी एसेट्स की वैल्यू कम पड़ जाए, लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, उसके पास इतनी लाइबिलिटी हो जाए, लाइबिलिटी का मतलब जो अमाउंट उसको किसी का देना है, उधारी का लगा लो जो भी, कि उसकी एसेट्स भी कम पड़ जाए, एसेट्स को भी अगर बेच दे तो भी लाइबिलिटी वो अपनी पूरी करने की कंडीशन में ना हो। कोई भी पर्सन ऐसी स्थिति में चला गया, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर वो सबको बेच दे तो भी अपने कर्जे को पूरा ना कर पाए, ऐसी कंडीशन में आ जाए, या ऐसा कोई बिजनेस ऐसी कंडीशन में आ जाए कि अपनी सारी एसेट्स को बेचने के बाद भी अपनी लाइबिलिटी को पे करने की पोजीशन में ना हो, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। इसी से जुड़ा है सॉल्वेंट। एनी पर्सन और एनी बिजनेस इज इन कंडीशन और इज इन पोजीशन टू पे हिज डेब्ट,
कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस इस पोजीशन में हो कि वो अपने डेब्ट्स को यानी कि ऋण को, उधार पैसे को पे कर सकता है, ऐसी पोजीशन में, जिसको साउंड पोजीशन भी कहते हैं, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्म है, 1-2 लाइन की आपकी बुक में, नई वाली बुक में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद हम ले लेते हैं सेल्स, शायद छूटा हुआ है। सेल्स का मतलब होता है विक्रय, बिक्री कह लो, और सिंपल वर्ड में देखिए ये सेल्स है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा सेल, सेल का मतलब बेचना होता है। इस सेल्स का मतलब भी बेचना है, एस लगा है खाली, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है सेल्स का मतलब क्या है। सिंपल जो सेल होता है उसके साथ एस और लग गया, सेल्स बन गया। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए गुड्स। गुड्स का मतलब क्या बताया था, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस किया जाता है उस प्रोडक्ट को हम गुड्स कहते हैं। एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, किसी भी सामान को दोबारा बेचने के लिए खरीदा जाए, वो आपके बिजनेस का गुड्स है। ये नहीं खरीद के रख लिया जाए, जैसे फर्नीचर खरीद के रख लिया इस्तेमाल करने के लिए, वो गुड्स नहीं है, वो एसेट्स है। बिल्डिंग खरीद के रख ली इस्तेमाल करने के लिए, वो एसेट्स है। मशीन खरीद के रख ली उसको इस्तेमाल करने के लिए, एसेट्स है। लेकिन आपने कोई सामान खरीदा उसको बेचने के लिए दोबारा, वो आपके लिए क्या है, गुड्स। तो जब भी गुड्स को सेल किया जाएगा बिजनेस में, जब गुड्स जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको जब सेल करेंगे ना, तो उस अमाउंट को हम सेल्स के नाम से लिखेंगे। तो सेल्स वर्ड कहाँ यूज होगा, गुड्स को सोल्ड करने के लिए सेल्स वर्ड का यूज होगा। माल को बेचेंगे उसको सेल्स के नाम से दिखाना है। और सेल्स 2 तरह की होती है, एक तो है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट। ये सिंपल है, आप देख सकते हो, नगद बिक्री और उधार बिक्री। आप सामान बेचो और पैसा ले लो, वो तो हो गया कैश सेल्स। सामान बेच दिया और सामने वाले ने आपसे कुछ टाइम ले लिया पेमेंट के लिए, तो वो आपकी हो गई क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। तो 2 तरह की सेल्स होती है, सिंपली सभी जानते हैं, कैश सेल्स यानी कि नगद, क्रेडिट सेल्स उधार। उसके बाद हम समझ लेते हैं अगली टर्म। बच्चे छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनका बस बेसिक मीनिंग हमें समझते जाना है। अकाउंट, जिसको हिंदी में हम खाता कहते हैं। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट का नाम है उसमें अकाउंट से ही कहीं बना है ये, या उसमें भी अकाउंट का नाम आता है। तो अकाउंट का मतलब होता है खाता। खाता क्या है, देखिए आगे हम धीरे धीरे बेसिक चीज़ें सीखते सीखते जाएंगे, अकाउंटिंग सीखते हुए जाएंगे। जैसे आप पढ़ाई का काम करते हो, तो पढ़ाई के काम को लिखने के लिए आप अलग अलग नोटबुक बनाते हो। इंग्लिश का काम करने के लिए एक अलग नोटबुक होगी, इंग्लिश नोटबुक बोल देते हैं। मैथमेटिक्स का काम करने के लिए एक अलग नोटबुक होगी, मैथमेटिक्स की नोटबुक बोल देते हैं। ऐसे बहुत सी नोटबुक आप बनाते हो। जब हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, आजकल तो ये कंप्यूटर में होने लग गया है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन मैन्युअली जब हम करते थे, हाथ से जब अकाउंटिंग की जाती थी, तो उसकी बात हम कर रहे हैं और उसी को लेकर के हम सीख रहे हैं। अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आज का दौर आ गया है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो अकाउंटिंग एक अलग है। जो अभी हम आपके सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हाथ से अकाउंटिंग की जाती थी, या आज भी कुछ बिजनेसमैन उससे अपने हाथ से ही करते हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब जो बिजनेस के आप ट्रांजैक्शन करोगे उनको सही तरीके से रिकॉर्ड करना, लिखना, उसके लिए अलग अलग बुक्स तैयार की जाती हैं, रखी जाती हैं, पुस्तकें जिनको कहते हैं। तो उसमें एक आगे हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर भी आएगा, एक लेजर बुक होती है जिसको हम खाता बही कहते हैं। ये तो सुना होगा, खाता बही नहीं तो बही सुना होगा, बनिए की बही। दुकानदार जो होते हैं ना, ज़्यादातर ये दुकानदारी कौन करता है, बनिया करता है। और बनिया अपने यहाँ जो भी है अपने बिजनेस के लेन देन को एक नोटबुक में लिखता रहता, मोटी सी बुक आपने देखी होगी, उसको हम बही कह देते हैं। उसका सही नाम क्या है, खाता बही, जिसको हम लेजर कहते हैं। तो लेजर जो एक बुक होती है, जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम कई बुक बनाते हैं, वो आगे सीखेंगे। उसमें जो लेजर बुक होती है, लेजर बुक में हम क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। और अकाउंट है क्या, मैं लिख के बता देता हूं।
अकाउंट इज अ सेपरेट प्लेस, अकाउंट इज अ सेपरेट प्लेस इन लेजर बुक where same nature of transactions are recorded, same nature of transactions are recorded। जैसे आप इंग्लिश की नोट, आप उसमें भी तो ऐसा ही करते हो। आपने दिन में बहुत सा काम किया पढ़ाई का, आपने उस काम को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। पूरे दिन में जो इंग्लिश का काम किया उसको एक अलग नोटबुक में लिख दिया, क्योंकि उस इंग्लिश का काम है वो सारा एक नेचर का था, एक जैसा था, उसको अलग बुक में लिख दिया। मैथमेटिक्स का जो काम किया उसको एक अलग नोटबुक में लिख दिया। ये क्लासिफिकेशन हो गया। बिजनेस में भी ऐसा होता है, हम बहुत से ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई सेल का, कोई परचेज का, कोई अमाउंट लेने का, कोई देने का, कोई एक्सपेंस का, कोई इनकम का। हम फिर क्या करते हैं, उनमें से जो एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शन है, आपने पूरे दिन में 50 ट्रांजैक्शन किए, 50, उसमें सामान खरीदने के 4 ट्रांजैक्शन किए, तो ये 4 ट्रांजैक्शन एक नेचर के हो गए, एक जैसे हो गए। तो सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उन सबको इकट्ठा करके एक अलग प्लेस पे लिख दिया जाता है। सेल के सारे एक जगह लिख दिए जाएंगे, परचेज के एक जगह, सैलरी के एक जगह। तो जो सेम नेचर के हैं ना, इकट्ठे करके उनको हम अलग अलग प्लेस पे लिख देते हैं। उस प्लेस को ही, उस जगह को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। ये हम आने वाले चैप्टर्स में जब आगे सीखते जाएंगे तो लेजर बुक भी समझेंगे। तो लेजर बुक में हम क्या करते हैं, सारे अपने ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करके अलग अलग नाम से दिखाते हैं, और उस जगह पे इकट्ठे सेम नेचर वाले ट्रांजैक्शन हम लिखते जाते हैं। परचेज के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिख दिए, जितने भी माल खरीदने के ट्रांजैक्शन हमने किए, महीने की ले लेते हैं, जो है मई चल रहा है, मान लो मई महीने में जितने भी ट्रांजैक्शन हमने माल खरीदने के किए, सामान खरीदने के किए, उन सबको एक जगह लिख दिया। उस जगह को हमने अकाउंट का नाम दे दिया। परचेज के ट्रांजैक्शन लिखे, उसको हमने नाम दे दिया परचेज अकाउंट। सेल के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिख दिए, उसको हमने नाम दे दिया सेल्स अकाउंट। सैलरी के सारे ट्रांजैक्शन जितने भी हुए महीने में वो एक जगह लिख दिए, उस जगह को नाम दे दिया सैलरी अकाउंट। तो लेजर बुक में एक ऐसा प्लेस जिसको हम अकाउंट का नाम देते हैं, जहाँ पे सेम नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है, अगली टर्म पे चलते हैं। ये अकाउंट का मीनिंग था। तो बेसिक आपको मोटा मोटा मतलब जो है अभी समझना है, फिर जैसे जैसे हम सिलेबस समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, इनका पूरा डिटेल और अच्छे से आपके समझ में आता जाएगा। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड का मतलब क्या है? देखिए, ये एक मेन हेडिंग है, इसमें और आइटम आते हैं। ट्रेड पेबल्स का मतलब, ट्रेड का मतलब सेल और परचेज की एक्टिविटी। सेल और परचेज की जो एक्टिविटी करते हो, सामान खरीदना और बेचना, ये ट्रेड का है। पेबल का मतलब जो अमाउंट अभी आपको पे करना है, एनी अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, ऐसा अमाउंट जो ड्यू तो हो चुका है, आपने सामान खरीद लिया, पैसा देना था, लेकिन आपने कह दिया अभी 15 दिन बाद देंगे, लेकिन उसकी पेमेंट अभी आपने नहीं की, तो वो पेबल है, देना है, फ्यूचर में पे करना है, आने वाले टाइम में। तो ट्रेड पेबल का मतलब क्या है? जो आपने ट्रेड का काम किया, सामान खरीदना और बेचना, तो बेचते हैं तब तो हमें पैसा देना नहीं होता, बेचने में तो पैसा आता है, पैसा देना होता है खरीदने में। तो बात हम कर रहे हैं ट्रेड पेबल्स का रिलेशन किससे होगा? परचेज करने से। जब आप गुड्स परचेज करोगे या कोई भी सामान परचेज करोगे, और आप परचेज कर सकते हो 2 तरह से, खरीद सकते हो कोई भी चीज़ कैश में या क्रेडिट में, नगद या उधार। आपने सामान खरीदा कैश में, सामान खरीदा और पैसा दे दिया, आगे देना ही नहीं है, बात खत्म। तो कैश का रिलेशन तो इससे है नहीं। हाँ, आपने सामान क्रेडिट में लिया, उधार में खरीदा, तो क्या किया होगा? सामान ले लिया, पैसा आपका भाई 1 महीने बाद देंगे,
तो 1 महीने का टाइम आपने जो लिया, 1 महीने बाद वो पैसा देना है। तो ट्रेड पेबल्स का रिलेशन क्या हुआ, किससे हुआ? आपने कोई भी गुड्स परचेज किया और क्रेडिट में किया तो उसका मतलब वो पैसा आपको आने वाले टाइम में पे करना है, ठीक है। एनी अमाउंट विच इज पेड इन फ्यूचर रिलेटिंग टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपको जो भी पैसा फ्यूचर में देना है और जो माल के उधार खरीदने से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल्स। अब समझिए इसमें क्या क्या आता है, ये तो इसका मीनिंग था। जब आप उधार माल खरीदते हो तो जिससे भी उधार माल खरीदते हो उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, पीछे हम सीख चुके हैं। जिससे भी आप सामान उधार खरीदते हो जब तक उसकी पेमेंट नहीं करोगे उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट इज ड्यू, आपने उधार में सामान खरीद लिया और अमाउंट क्या है? ड्यू है। अनटिल द पेमेंट, जब तक हम उसका पेमेंट ना करें, वी से क्रेडिटर्स, हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स बोलेंगे। तो ट्रेड पेबल से में क्या आता है? क्रेडिटर्स आते हैं। और एक टर्म और इसमें शामिल होती है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या? ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड। आपने सामान खरीदा और उसने आपसे कुछ रिटर्न में नहीं लिया, आपने उधारी मांगी, उसने दे दी, तो उसको हम क्रेडिटर लिखेंगे। अगर आपने, ये चैप्टर आएगा आगे, वहाँ डिटेल में समझ लेंगे, आपने उधार में सामान खरीदा, क्रेडिट में गुड्स परचेज किया और उसने आपसे कुछ रिटर्न में ले लिया, भाई लिख के दो, भाई मेरा पैसा इतने टाइम में दे दोगे, आपने रिटर्न में लिख के दे दिया 4 लाइनों में, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? बिल्स पेबल। तो जो भी अमाउंट आपको फ्यूचर में पे करना है, गुड्स आपने क्रेडिट में परचेज किया हुआ है, उसमें क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेबल। इन दोनों को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल्स। तो बच्चे ये कुछ टर्म थी जो बची हुई थी, ये हमने डिस्कस कर ली और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसकी सभी टर्म्स को अच्छे समझना है, पिछली वीडियोस आप देख सकते हो, अपनी बुक से पढ़ना है, ठीक है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर पे चलेंगे।